हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स और आज का हमारा लेक्चर नंबर है 5 और टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके पहले हमने 4 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया, जो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बारे में एक्सप्लेन किया जाए तो समय कम पड़ जाएगा, है ना। किस तरह से मोबाइल आज संचार क्रांति आया है, इसमें किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो है किस तरह से ऑप्टिकल फाइबर के साथ मिलकर के कम्युनिकेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश करता है, इसके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बना करके बताऊंगा कि आज जो इतना संचार क्रांति आ गया है, इतना जो मोबाइलाइजेशन हो गया है, तो किसके वजह से, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ऑप्टिकल फाइबर के वजह से। क्या है ऑप्टिकल फाइबर, कैसे काम करता है, इसको मैं आगे बताऊंगा। तो चलिए देखिए, हम लोग आज पढ़ते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस तरह से होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है, यानी लाइट जब रिफ्लेक्ट करता है किसी सरफेस पे, इंसिडेंट करता है लाइट, तो लाइट का कुछ हिस्सा दूसरे माध्यम में चला जाता है और कुछ हिस्सा उसी माध्यम में वापस चला आता है ना। तो प्रकाश के इस रिफ्लेक्ट करने की इस घटना को प्रकाश का रिफ्लेक्शन, ये जो वापस इसी मीडियम में आया वो ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो दूसरे माध्यम में चला जा रहा है इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन की वजह से जा रहा है। तो अगर ये जो लाइट का कुछ हिस्सा दूसरे माध्यम में जा रहा है और इसको इस मीडियम में ना जा करके इसी मीडियम में वापस चला है, कुछ ऐसा हम कंडीशन कर दे, कुछ ऐसे हम लगा दे, ऐसा कंडीशन क्रिएट कर दे जिससे कि लाइट का कोई भी हिस्सा दूसरे मीडियम में ट्रेवल ना करे, टोटली इसी मीडियम में प्रवेश कर जाए, तो इसी को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। तो देखिए कौन सा हम कंडीशन लगाएं, कौन सा हम ऐसा स्थिति क्रिएट करें जिसके वजह से लाइट का कोई भी हिस्सा दूसरे मीडियम में प्रवेश ना करे, इसी मीडियम में वापस चला आए। तो चलिए देखते हैं फिगर के माध्यम से इसको। ये है मेरा रेयर मीडियम, दैट मीन्स एयर। ये है मेरा डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में आप कुछ भी ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल या अल्कोहल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम वाटर लिए हैं, है ना, वाटर, इसको वाटर कंसिडर किए हैं और ये एयर है। तो ये एयर वाटर इंटरफेस, देखिए ये जो टोटल दिख रहा है आपको एयर वाटर इंटरफेस है। यहाँ पे सोर्स ऑब्जेक्ट है लाइट ऑब्जेक्ट, यहाँ से लाइट इंसिडेंट कर रहा है। देखिए 3 रे को हमने समझाने का प्रयास किया, 3 रेज से 1 2 3 तीनों रेज इस तरह से ड्रॉ किया गया, है ना। तो फर्स्ट रे देखिए यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है, इसका इंसिडेंट एंगल आई है और रिफ्रैक्टेड एंगल आर। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करता है, यानी रेयर से डेंसर में, तो लाइट नॉर्मल से अवे बेंड करता है। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखिए इसको जाना था इधर इस रास्ता में, है ना, इसका ओरिजिनल पाथ, लेकिन ये नॉर्मल से दूर भाग गया। तो इस तरह से इसका रिफ्रैक्ट, इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि इंसिडेंट एंगल जो है लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो अब सवाल खड़ा होता है सर क्रिटिकल एंगल कहते किसको होता है। चलिए दूसरा रे को देखिए, इस इंसिडेंट एंगल को थोड़ा और बढ़ा दिए। जब थोड़ा और बढ़ा दिए, ऐसा बढ़ा दिए कि जो रिफ्रैक्टेड रे था 90 डिग्री से रिफ्रैक्ट कर जाए, है ना। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, देखिए ये रिफ्रैक्टेड रे कहाँ से, तो 90 डिग्री से रिफ्रैक्ट कर गया यहाँ पे, है ना। तो इस कंडीशन को एंगल एट विच इंसिडेंट एंगल एट विच रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्टेड थ्रू 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। कहता है एंगल वह कोण जिस पे रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री से रिफ्रैक्ट कर जाए उसको क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इंसिडेंट एंगल किसके बराबर हो गया, क्रिटिकल एंगल के बराबर। अब थोड़ा सा और कंडीशन को बढ़ाते हैं, इंसिडेंट एंगल इसको और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तीसरा रे को देखिए, यहाँ से थर्ड रे जो जा रहा है, इंसिडेंट एंगल को थोड़ा और बढ़ा दिए। तो ये जो रे सरफेस पर से होके जा रहा था, यानी कि सरफेस के पैरेलल पास किया, उस पैरेलल ना पास करके उसी रे उसी डायरेक्शन में उसी मीडियम में वापस चला आए, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। कुछ ऐसा कंडीशन क्रिएट करें, यानी इंसिडेंट एंगल को हम क्या कर दें, क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर दें। क्रिटिकल एंगल में तो इस सरफेस के पैरेलल चला गया रिफ्रैक्टेड रे, अब क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दिए, तो क्या हो गया, ये जो रे सरफेस से होके जा रहा था, सरफेस से होके ना जा करके इसी मीडियम में वापस चला आया। इस कंडीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, टोटल
इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रिफ्रैक्टेड रे को दिखाया, यहाँ पे लिखा हुआ टोटल रिफ्रैक्टेड रे यहाँ से, है ना। अब कोई भी रे, इस रे का कोई भी हिस्सा इस मीडियम में ट्रेवल नहीं कर रहा, यानी दूसरे माध्यम में ये नहीं जा रहा है, पूरा का पूरा रे इसी मीडियम से गया और इसी मीडियम में वापस चला आया। इस कंडीशन को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए इसको हम लैंग्वेज के माध्यम से एक एक करके लिखते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग लिखेंगे, इसको एक एक करके लैंग्वेज के माध्यम से समझाते हैं। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स और आज हमारा वीडियो लेक्चर नंबर है 5 और आज का हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके पहले मैंने 4 वीडियो लेक्चर तक का जो भी है अपलोड कर दिए हैं, जो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। और हमारा आज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज जो कम्युनिकेशन सिस्टम इतना आप देख रहे हैं, इतना संचार क्रांति जो आया है वो इसी की वजह से आया। ये दिखने में लग रहा है अजीब सा टॉपिक, लेकिन बहुत ही इसका एप्लीकेशन आज कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज हो रहे हैं, खासकर ऑप्टिकल फाइबर में। तो बताएंगे, जब ऑप्टिकल फाइबर पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करके हमारे ऑडिएबल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट किया जाता है। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको अच्छे तरह से क्लियर करते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहता है, हम लोग जानते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन पाथ में, लेकिन जब मीडियम में चेंजिंग होता है तो लाइट बेंड करना शुरू हो जाता है। कैसे? तो चूंकि डेंसिटी अलग अलग होता है मीडियम का, जैसे जैसे माध्यम का डेंसिटी अलग होगा उसका बेंडिंग उसके अकॉर्डिंग्स होगा, है ना। या दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा होगा उसके अनुसार लाइट का बेंडिंग भी डिपेंड करेगा। माध्यम के डेंसिटी जैसा होगा उसके अनुसार लाइट बेंड करेगा, है ना। ज़्यादा सघन मीडियम है तो ज़्यादा बेंडिंग होगा, है ना। लो डेंस मीडियम है तो बेंडिंग भी लो होगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। लाइट पासिस फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन एट द इंटरफेस ऑफ लाइट इज पार्टली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम, है ना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका कुछ हिस्सा उसी माध्यम में वापस चला आता है और कुछ हिस्सा उसका दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। तो जो कुछ पार्ट है ना, लाइट का सम पार्ट उसी मीडियम में वापस चला आया, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो ये किस प्रोसेस के थ्रू आया? तो ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। और जो लाइट का कुछ हिस्सा दूसरे मीडियम में चला गया तो इसको हम लोग समझेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के नियम के अनुसार, है ना। पार्टली रिफ्लेक्टेड टू द रेयर मीडियम, दिस रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग आंतरिक परावर्तन के नाम से जानते हैं। कहता अंडर सर्टेन कंडीशन द होल ऑफ द इंसिडेंट लाइट कैन बी मेड टू बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। कुछ ऐसे कंडीशंस हम लगा दें जिसके वजह से पूरा का पूरा लाइट इधर ना जा करके इसी मीडियम में वापस आ जाए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, दिस गिव्स राइज टू ए फिनोमेना कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी हम कुछ ऐसे कंडीशंस लगा दे जिस वजह से टोटल का टोटल लाइट यहाँ जो इंटरफेस पे आ रहा है इस इंटरफेस से वापस इसी मीडियम में चला है टोटली। इसी कंडीशन को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के नाम से जानते हैं। चलिए हम इसको फिगर के माध्यम से अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए ये मेरा रेयर मीडियम है, मीडियम 1 मान लिए हवा। ये डेंसर मीडियम है, आप पानी मान सकते हैं डेंसर मीडियम में, कांच का ग्लास मान सकते हैं, अल्कोहल मान सकते हैं, कुछ भी ले लिए डेंसर मीडियम में। और यहाँ से लाइट देखिए इंटरफेस पे आ रहा है, ये सेपरेटिंग मीडियम है ना। एयर वाटर इंटरफेस, इसका नाम एयर वाटर इंटरफेस है। यहाँ से रे 1 आ रहा है और हम लोग क्या जानते हैं, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो लाइट क्या होता है? परपेंडिकुलर से दूर भागता है। ये देखिए ये परपेंडिकुलर है नॉर्मल, तो यहाँ से देखिए इसको जाना था अपने रास्ता में ऐसे, लेकिन ये परपेंडिकुलर से दूर चला गया। अब इसका हम इस एंगल को यानी इंसिडेंट एंगल को थोड़ा और बढ़ाते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है देखिए, इंसिडेंट एंगल लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो थोड़ा सा और बढ़ाते हैं अगर, तो क्या हो जाता है? इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है ना,
ये 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट कर जाता है ना। इसका रिफ्रैक्शन कितने डिग्री से हो रहा है, ये जा रहा था इधर लेकिन अब और इधर मुड़ेगा, क्योंकि इस इंसिडेंट रे को और हम बढ़ा दिए, इंसिडेंट एंगल को और बढ़ा दिए, तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल और बढ़ गया। यानी इंसिडेंट एंगल का वह मान जिस पे रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री बन जाए उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं, है ना। इसको क्या नाम देंगे, I इक्वल टू आई से क्रिटिकल एंगल क्लियर कीजिए। क्रिटिकल एंगल वैसा एंगल जिसपे, वैसा इंसिडेंट एंगल जिसपे रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए, यानी 90 डिग्री से रिफ्रैक्ट कर जाए, इसको क्रिटिकल एंगल कहेंगे। तो ये जो रे होगा रिफ्रैक्टेड रे, जो सेपरेटिंग मीडियम है एयर वाटर इंटरफेस, इसके पैरेलल चला जाएगा, है ना। अब अगर हम क्रिटिकल एंगल को या इंसिडेंट एंगल इस रे को थोड़ा और बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ पे है, थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, तो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर इंसिडेंट एंगल को क्या कर रहा है, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा और बढ़ा रहा है। तो ये जो रे यहाँ से होकर के जा रहा था अब इसी मीडियम में वापस आना शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब इंसिडेंट एंगल को इतना बढ़ाया जाए ताकि रिफ्रैक्टेड एंगल उसी मीडियम में वापस चला आए, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको अच्छे तरीके से लैंग्वेज में लिख लेते हैं, है ना। इसको फिगर के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा, अब इसको लैंग्वेज के माध्यम से लिखते हैं। चलिए इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अच्छे तरीके से लिखिएगा। क्या है, इफ लाइट पासेस फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम, देन एट द इंटरफेस द लाइट इज पार्टली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, है ना। जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो कुछ हिस्सा डेंसर मीडियम में पार्टली बैक आ जाएगा, है ना। The interface, the light is partly reflected back into the denser medium and partly reflected to the rare medium. This reflection is called internal reflection, है ना। Under certain conditions, the whole of the incident light can be made to be reflected back into the denser medium. This gives to rise an interesting phenomena called total internal reflection. कहता कुछ ऐसे conditions लगा दे जिसकी वजह से लाइट का टोटल हिस्सा इसी डेंसर मीडियम में वापस चला आए, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे। तो ये किस कंडीशन में था, जब इंसिडेंट एंगल ग्रेटर क्रिटिकल एंगल था। हमेशा याद रखिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल पे तो क्या बताया था, क्रिटिकल एंगल पे लाइट का रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से हो जाता है ना, ये इंसिडेंट एंगल I इक्वल टू आई सी। तो ये कंडीशन याद रखिएगा। क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है कि लाइट 90 डिग्री से रिफ्रैक्ट कर जाता है, और क्रिटिकल एंगल को बढ़ाते हैं तो रिफ्रैक्शन यानी रिफ्रैक्शन ना हो करके दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाता है इसी मीडियम में, है ना। इसी कंडीशन को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करते हैं। चलिए आगे देखिए, क्रिटिकल एंगल, है ना, इसको लिखिए अच्छे तरीके से। क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ डेंसर मीडियम। कहता इंसिडेंस एंगल का वह मान जिसपे रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री से रे रिफ्रैक्ट कर जाए, उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल। तो आई इंसिडेंस एंगल किसके बराबर हो जाएगा, आई सी। इंसिडेंट एंगल का वह मान जिसपे रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री से रिफ्रैक्ट कर जाए, उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और क्रिटिकल एंगल को हम लोग आईसी से डिनोट करते हैं इस तरह से, है ना, क्रिटिकल एंगल। आगे देखिए, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज बियॉन्ड आईसी, कहता है कि अगर क्रिटिकल एंगल को, इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा कर दिया जाए, जैसा कि रे 3 में दिखाया गया था ना, नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड इनटू द रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम में कोई भी लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, है ना। यहाँ से देखिए, इस मीडियम में कोई ना जा करके इसी मीडियम में वापस चला आएगा टू द रेयर मीडियम, बट होल ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, दिस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के फिनोमिना के थ्रू जिस मीडियम में गया इसी मीडियम में वापस चला आया, है ना। दिस फिनोमिना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो देखिए इसका एग्जाम्पल, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, है ना, हीरे का चमकना, फिर शाइनिंग ऑफ एयर बबल्स,
इन वाटर देखते होंगे कभी कभी पानी में जो बुलबुला बनता है साबुन या सर्फ के साथ, तो वो चमकता है, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से है। एंड मिरेज ऑब्जर्व्ड इन डेली लाइफ, देखते होंगे गर्मी के दिनों में जब रोड पे जाते हैं, बहुत लंबा टूर होता है, लॉन्ग रोड होता है, तो उसमें चमकते हुए नजर आएगा पूरा लाइट और लगेगा कि वहाँ पानी है, लेकिन जब नज़दीक पहुँचता है आदमी तो कुछ भी नहीं होता है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से है। या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र में देखते होंगे कि चमचम करते रहता है बालू की वजह से, और जब लाइट उससे पड़ता है तो लगता है कि वहाँ पे पानी है, लेकिन पानी होता नहीं है। तो ये मिरेज वगैरह, फिर स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो हैं किसके वजह से होते हैं, किस फिनोमेना की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये था हमारा टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आगे हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर और नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्या कंडीशंस हैं, इसको आगे चलिए आगे देखते हैं। नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए। तो सबसे पहले कहता है लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर टू एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ध्यान दीजिएगा, हमेशा सघन से विरल में ही प्रवेश करे लाइट, है ना, डेंसर टू रेयर, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, और इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये, तो मैं बार बार बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये इंसिडेंट एंगल कितना किसके बराबर होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल, तब 90 डिग्री, यानी इसको क्रिटिकल एंगल कब कहेंगे, जब रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री से चला जाए, और जब क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर दे इंसिडेंस एंगल को, तो यहाँ से ना जा करके लाइट यहाँ चला आए, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्रैक्टेड रे इसी मीडियम में रिफ्लेक्टेड जाए जिस मीडियम से ट्रेवल किया है, तो ये दोनों कंडीशन होना चाहिए। अब आगे देखते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या संबंध है, तो हम लोग क्या जानते हैं, स्नेल्स लॉ से साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट। और यहाँ पे देखिएगा मीडियम 1 लिखा गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे काम उल्टा हो रहा है, यानी डेंसर से रेयर में जा रहा है ना, और अगर रेयर से डेंसर में था तो पहले हम बताए होंगे यहाँ 2 मीडियम 2 और विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मीडियम 1 और मीडियम 2, क्योंकि यहाँ मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कैलकुलेट करना है, 2 तो 1 मीडियम क्या हो गया, डेंसर मीडियम, 2 दूसरा मीडियम यहाँ क्या हो रहा है, रेयर मीडियम, क्योंकि लाइट यहाँ से जा रहा है ना डेंसर से रेयर में, इसीलिए ये लिखा गया। और वही मीडियम 2 का निकालना तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल जो है आई किसके बराबर, आई सी के बराबर लिखेंगे, और रिफ्रैक्टेड एंगल आर किसके बराबर, तो 90 डिग्री के बराबर। जब इसको पुट कर देंगे तो साइन 90 का मान साइन आई सी साइन 90, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा, तो साइन आई सी किसके बराबर हो जाएगा 1/μ2, है ना, या 1/μ2 को यहाँ लाएंगे तो 1/sin आई सी बचेगा। साइन 90 का मान देखिए 1 हो रहा है यहाँ पे, इसको ऐसे लिख लीजिए सिंपली साइन आई सी इक्वल टू 1/μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। अब इसको यहाँ लाएंगे तो यहाँ चला जाएगा, तो μ2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू 1/sin आई से। इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे इफ द रेयर मीडियम इज एयर। अब कहता है कि अगर रेयर मीडियम हवा हो जाए, है ना, एयर मान के भी चले थे, तो μ1 क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान 1, एंड μ2 किसके बराबर मान लिया, म्यू के बराबर। तो μ2 ये μ2 ही है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, तो ये क्या हो जाएगा म्यू इक्वल टू 1/sin आई सी। इसको लैंग्वेज में लिख दीजिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू, किसी भी माध्यम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसके बराबर होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द साइन ऑफ इट्स क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल के साइन के रेसिप्रोकल के बराबर। यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम म्यू इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल। अब हम लोग कुछ मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बारे में एक चार्ट बनाया, यहाँ पे लिख लीजिएगा इसको भी। जैसे वाटर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, क्रिटिकल एंगल कितना होता है 48.75, यानी 48.75 से एंगल से इंसिडेंट करवाएंगे पानी से यानी वाटर से, तो रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री से रिफ्रैक्ट कर जाएगा। क्राउन ग्लास है तो उसका क्रिटिकल एंगल 1.52 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52, क्रिटिकल एंगल 41.14। इसी तरह से डेंस फ्लिंट ग्लास है
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 और क्रिटिकल एंगल 37.31। डायमंड है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 और क्रिटिकल एंगल 24.41 डिग्री। कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट मात्र 4 मटेरियल का दिया हुआ याद कर लीजिएगा ना, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे अब हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, है ना। ऑप्टिकल फाइबर क्या है और कैसे काम करता है। चलिए आगे देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर। इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक बच गया था, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कहाँ कहाँ एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ यूज है, कहाँ हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए है रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में हम लोग देखते हैं, है ना, जो प्रिज्म काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। दूसरा इन पेरियोस्कोप, पेरियोस्कोप यूज होता है हमारा सबमरीन वगैरह में, या फिर वज्रवाहन गाड़ी जो होता है पुलिस वाला, उसके गाड़ी में लगा रहता है। ऑप्टिकल फाइबर पेरियोस्कोप ऐसा होता है, देखिए इस तरह का होता है स्ट्रक्चर, और यहाँ पे शीशा लगा रहता है इस तरह से, है ना, और यहाँ रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ से लाइट आता है, यहाँ रिफ्लेक्ट करके ऑब्जर्वर के आई तक पहुँचता है। इस तरह से पेरियोस्कोप काम करता है। फिर ऑप्टिकल फाइबर जो कि आगे पढ़ने वाले हैं, है ना। नेचुरल फिनोमिना लाइक मिरेज एंड लूमिंग आर ऑब्जर्व ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। जो प्राकृतिक घटना है मिरेज या फिर लूमिंग, दोनों लगभग एक ही जैसा होता है ना। ये छद्म रूप से हम लोग को लगता है कि वहाँ पानी है और इतना अधिक लाइट इंसिडेंट करता है और रिफ्लेक्ट करता है कि लगता है कि वहाँ वाटर है, लेकिन वाटर होता नहीं है। तो ये सारे घटना किसको देता है, किसकी वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। चलिए आगे देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर, है ना। ऑप्टिकल फाइबर को हम लोग हिंदी में प्रकाश तंतु के नाम से जानते हैं। और प्रकाश तंतु आप लोग जनरली देखते होंगे जब मेला वगैरह में घूमने जाते होंगे, तो एक लाइट वाला कुछ बेचता है, खिलौना टाइप का। देखिए आपको बताते हैं, ऑब्जर्व करवाते हैं, प्रयास करते हैं। इस तरह से रहता है, एक इसमें बेस ऐसे रहता है, इसमें बल्ब लगा रहता है, और यहाँ पे इसका स्विच होता है, और इस तरह से प्लास्टिक नुमा कुछ इसमें धागा नुमा लगा रहता है ना। ये कुछ नहीं, ऑप्टिकल फाइबर ही होता है। और जब इसको जलाता है तो टिम 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 तारा की तरह लाइट यहाँ पे चमकता है। तो ये क्या है, ऑप्टिकल फाइबर ही है ना। उसमें जब खुली आंखों से देखिएगा तो इसका छिद्र नहीं दिखेगा, लेकिन जब लाइट जलाइएगा तो इसमें तारा टिम टिम तारा की तरह चमकेगा। तो ये ऑप्टिकल फाइबर। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर इज एन एक्सट्रीमली थिन एंड लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ वेरी फाइन क्वालिटी ग्लास, है ना। बहुत ही पतला, बहुत लंबा स्ट्रैंड, वेरी फाइन क्वालिटी ग्लास होता है, शीशा होता है एक तरह से, और क्वार्ज कोटेड विथ ए थिन लेयर ऑफ मटेरियल। उसके ऊपर क्वार्ज का कोटिंग रहता है। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्ट्रैंड, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कम होता है स्ट्रैंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, जो कोटिंग किया हुआ था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थिन फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड कोर। जो पतले फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर अंदर वाले को कोर कहते हैं। देखिए अच्छे तरीके से फिगर बना के इसमें दिखाएंगे आपको, इस तरह का, है ना। इसको अंदर वाले हिस्सों को हम लोग कोर नाम देते हैं। इसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरह से क्लैडिंग किया रहता है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पैक किया जाता है ताकि कोर खराब ना हो, इस पर किसी तरह का प्रेशर पड़े तो ये टूटे नहीं। The thin fiber or optical fiber is called core. The coating or surrounding of layer of optical fiber is known as cladding. इसके ऊपर जो कोटिंग रहता है इसी को हम लोग क्लैडिंग कहते हैं, क्लैडिंग। और ये हो गया हमारा कोर। The refractive index of the core of an optical fiber is 1.458. इसका 1.458 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और क्लैडिंग का 1.440। The optical fiber is enclosed in a plastic jacket to protect it from any damage. किसी भी टूट फूट खराबी से बचने के लिए प्लास्टिक के जैकेट में इसको अच्छे तरीके से पैक किया जाता है। The sleeve containing a bundle of optical fiber. जो अंदर का स्लीव होता है उसमें बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर बंडल्स में होते हैं। A bundle of optical fiber is called light pipe. इसी को हम लोग लाइट पाइप के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा ऑप्टिकल फाइबर। चलिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल और इसका थोड़ा सा फिगर अच्छे तरीके से देखते हैं और आगे इसको बढ़ाते हैं।
चलिए आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो बहुत ही आसान है ना, पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियमों पे यह काम करता है ना। ये है देखिए ऑप्टिकल फाइबर, इसका ये ऊपर का जो पोर्शन है ये मेरा प्लास्टिक जैकेट है ना। प्लास्टिक जैकेट को ये दिखाया गया फिगर में। ये कोर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, यहीं से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। और लाइट का रिफ्लेक्शन टोटली होता है, मतलब कि इसमें अगर 100% लाइट जा रहा है तो यहाँ भी 100% ही मिल रहा है। ऐसा नहीं कि 1-2% एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर एब्जॉर्प्शन होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम ही नहीं दिया जाता। अगर यहाँ से 100% जा रहा है तो यहाँ भी 100% ही मिल रहा है, और यहाँ आउटपुट में भी 100% ही मिल रहा है। ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मेन पर्पस या मेन इसका मकसद। क्योंकि यहाँ पे लाइट जो भी जा रहा था इसका एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो रहा है, या उसका जो दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्शन वो नहीं हो रहा। ये कोर हो गया, ये क्लैडिंग है, और ये एक्चुअली में इतना मोटा होता है नहीं, लेकिन हम फिगर के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है यहाँ पे। और एक्चुअली में बहुत पतला होता है ऑप्टिकल फाइबर, तंतुनुमा होता है, जैसा कि लैंग्वेज में हम लिखा है। आगे देखिए इसका वर्किंग क्या है। व्हेन लाइट फॉल्स एट वन एंड ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इनटू द फाइबर। एक एंड पे इंसिडेंट करेगा तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, है ना। द रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द इंटरफेस पे, है ना, सेपरेटिंग फाइबर एंड कोटिंग एट एन एंगल विच इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। और यहाँ जो भी इंसिडेंट करता है तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, है ना, तब ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। समझने की बात है, ये इंसिडेंस जो हो रहा है यहाँ पे, ये इंसिडेंस एंगल क्या है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। जैसा कि अभी जस्ट पहले बताए थे, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस टाइम एंड अगेन, बार बार ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रहता है। द लाइट ट्रेवल्स द इंटायर लेंथ, पूरे लेंथ में लाइट ट्रेवल करेगा, है ना, ऑफ द फाइबर एंड अराइव्स एट द अदर एंड ऑफ द फाइबर विदाउट एनी लॉस इन इट्स इंटेंसिटी इवन इफ द फाइबर इज राउंडेड और कर्व। फाइबर मुड़ा हुआ हो या राउंडेड हो, जैसा भी आप लोग अक्सर देखते होंगे ऑरेंज कलर का तार रोड के किनारे फेंका हुआ रहता है, तो वो ऑप्टिकल फाइबर ही है ना। थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। ऑप्टिकल फाइबर जो है इसमें सबसे बड़ा खासियत ये है कि चोर इसको चुरा नहीं सकता। अगर चोर चुरा भी लिया तो इसको ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, कुछ टांगने उंगने के काम में यूज कर पाएगा। लेकिन पहले जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, जो पोल पर से तार आता था, कॉपर का तार, उसको काट के लेके चला जाता था, है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर का सबसे अधिक यूज आज मोबाइल के कम्युनिकेशन सिस्टम में हो रहा है ना, डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो जो डाटा का ट्रांसफ़र रेट है इसमें काफ़ी अधिक हो गया, काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा, है ना। इसी वजह से ऑप्टिकल फाइबर का इतना ज़्यादा यूज किया जाता है। और ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। तो पहले का सिस्टम क्या था कि चोर चुरा लेता था तार, पोल उसके लिए स्पेशल टांगा जाता था, है ना। और BSNL वाला एक ये वाला चोंगा वाला फ़ोन देता था हर एक घर में, और एप्लीकेशन देने के 6 महीना 1 साल बाद आता था वो कनेक्शन। तो बहुत ही टिपिकल था, बहुत ही मुश्किल वाला वो काम था। लेकिन अब क्या, कोई भी आदमी 5,000 10,000 जैसा मोबाइल है खरीदता है, 150 में सिम देता है, लगा लेता है और कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। तो इस कम्युनिकेशन को लाने में, इसको इतना सरल बनाने में किसका मेन काम है, ये ऑप्टिकल फाइबर का, है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर की वजह से आज कम्युनिकेशन सिस्टम इतना फास्ट हो गया, इतने डाटा रेट फास्ट हो गया ट्रांसफ़र करना। पहले KB में डाटा ट्रांसफ़र होता था, फिर MB में होना शुरू हुआ, फिर GB में शुरू हो गया। अब तो डाटा रेट काफ़ी अधिक 5G आ गया, है ना। 2G 3G 4G, अब तो 5G आ गया। तो 5G में जानते हैं कितना डाटा रेट फास्ट ट्रांसमिट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान। तो ये था हमारा ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5। अब हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें कि हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस और लेंस फार्मूला। इसके बाद फिर हम लोग आगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो